डीएसपी साहब गए थे अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन होटल के अंदर डीएसपी साहब के कमरे के अंदर किसी और की बेटी बैठी हुई थी। तब टीम के मन में और भी शक गहरा जाता है कि आखिर ये किसी और के बेटी के साथ इस होटल के कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए आशीष अलाइव का। तो एक क्राइम की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बीघापुर तहसील के डीएसपी साहब के साथ, जिनका नाम था शंकर कृपा कन्नौजिया। जब डीएसपी साहब आनंद कुलकर्णी एसपी साहब से छुट्टी के बारे में परिचर्चा करते हैं कि उनके बेटी की शादी करीब आ रही है, तो उन्हें एक दिन के लिए छुट्टी दे दिया जाए। वह प्लानिंग में जाना चाहते हैं कि बेटी की शादी कैसी की जाए। आमतौर से हर पिता यही चाहता है कि बेटी की शादी बेहतरीन हो, अच्छे धूमधाम से हो, कुछ जो कमियां रह गई हों उसे दूर कर लिया जाए। इसी सिलसिले में शंकर कृपा छुट्टी मांगते हैं एसपी साहब से। एसपी साहब छुट्टी मंजूर कर देते हैं। उसके बाद शंकर कृपा कन्नौजिया अपने घर गोरखपुर की ओर चले जाते हैं। उनका घर बीघापुर से 341 किलोमीटर दूर था। शाम बीत जाता है, देर शाम बीत जाता है, लेकिन शंकर कृपा कन्नौजिया घर पहुंचते ही नहीं है। इधर बीवी परेशान, बच्चे परेशान। डीएसपी शंकर कन्नौजिया की बीवी ने बहुत खोजने का प्रयास किया कि शंकर कन्नौजिया कहाँ चले गए हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद शंकर कृपा कन्नौजिया की बीवी ने हर जगह परिजनों को भी फ़ोन किया और कहा, क्या आपके यहाँ डीएसपी साहब ठहरे हुए हैं, कि आपके यहाँ डीएसपी साहब ठहरे हुए हैं। इस तरीके से शंकर कृपा के पत्नी के द्वारा पूरे रिश्तेदारी में भी खंगाड़ा गया, लेकिन शंकर कृपा कन्नौजिया का कहीं भी पता नहीं चला। जब शंकर कृपा कन्नौजिया की पत्नी काफ़ी हताश हो गई, परेशान हो गई कि आखिर शंकर कृपा कन्नौजिया जो हैं तो आए नहीं घर, आखिर क्या हो गया उनके साथ, यह सस्पेंस बन रहा था। तब वह विभागीय जानकारी लेना शुरू करती हैं और जाकर सीधे एसपी साहब से कांटेक्ट करती हैं। तो एसपी साहब का कहना था शंकर कृपा कन्नौजिया जो हैं तो सुबह ही चले गए हैं, लेकिन मामला काफ़ी गंभीर है, मैं भी देख पा रहा हूँ, रात हो गई, देर रात हो गई, लेकिन अभी तक शंकर कृपा कन्नौजिया कोई पता नहीं चल रहा। इनके पास बेहद जिम्मेदारियाँ भी हैं, आखिर गए तो गए कहाँ, यह सस्पेंस बनने लगा। इसलिए आनंद कुलकर्णी एसपी साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष पुलिस टीम की गठन की, जिसमें पुलिस दल को बताया गया कि आप किसी भी कीमत में शंकर कृपा कन्नौजिया को ढूंढ के लाएं, क्योंकि यह डीएसपी हैं, उनका होना बहुत अनिवार्य है। आखिर अचानक कैसे गायब हो गए। और जब टीम का गठन कर दिया गया तो टीम ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और शंकर कृपा कन्नौजिया के लिए खोज जारी हो गई। एसपी साहब के द्वारा जो टीम तैयार की गई थी, उनके पास अब बेहद चुनौतियाँ थीं कि आखिर डीएसपी साहब को कहाँ से ढूंढ कर निकाला जाए। वे खूब हाथ पैर मारे, यहाँ वहाँ पता किया, परिजनों से पता किया, दोस्तों से पता किया, विभाग से पता किया, लेकिन कुछ पता ना चल सका कि आखिर डीएसपी साहब अचानक गायब कहाँ हो गए हैं। फिर उसके बाद वही पुरानी पद्धति को अपनाई गई, फ़ोन ट्रैकिंग वाला पद्धति, जिसमें कि फ़ोन कहाँ पे बंद हुआ, किससे किससे बात हुआ। तो पता लगता है कि डीएसपी साहब का आखिरी बार फ़ोन माल रोड में बंद हुआ है और माल रोड बीघापुर से मात्र 44 किलोमीटर दूर है। तब एसपी साहब के मन में और भी सवाल उठते हैं कि आखिर डीएसपी साहब शंकर कृपा कन्नौजिया के साथ हो क्या गया है। आखिर उनके साथ कोई वारदात हुआ है, कोई हादसा हुआ है, अचानक फ़ोन बंद हो गया है, यह सभी चीज़ शक में चलने लगती है। तो एसपी साहब त्वरित रूप से फोर्स को डायरेक्टली माल रोड भेज देते हैं। जब माल रोड पहुंचा जाता है तो इर्द गिर्द का लोकेशन देखा जाता है, तो पता लगता है कि यहाँ पर जो एक होटल है, यहाँ पर डीएसपी साहब का फ़ोन बंद हुआ था। तो टीम का शक गहरा जाता है कि हो ना हो डीएसपी साहब इसी होटल के अंदर हों, या फिर इसी होटल के अंदर कोई वारदात हुई हो या कि क्राइम हुआ हो, ऐसा मन में चलने लगता है। इसलिए देरी न करते हुए पुलिस टीम होटल मंदाकिनी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रिसेप्शन पर जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर डीएसपी साहब आए हुए हैं और यहीं पर ठहरे भी हुए हैं। तब टीम के मन में और भी शक गहरा जाता है कि आखिर डीएसपी साहब ने फ़ोन को क्यों बंद कर रखा है, क्या बात हुई, क्या पर्सनल मीटिंग है कि डीएसपी साहब ने फ़ोन बंद कर दिया है। जब पुलिस टीम होटल मंदाकिनी पर पहुंची थी तो रात काफ़ी गहरा गया था, लेकिन फिर भी पुलिस टीम निरीक्षण करने के लिए डीएसपी साहब के कमरे तक पहुंच जाती है और डोर को नॉक करती है। उधर डीएसपी साहब आकर दरवाजे को खोल देते हैं। जब वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है तो टीम देखती है कि यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब था कि डीएसपी साहब गए थे अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन होटल के अंदर डीएसपी साहब के कमरे के अंदर किसी और की बेटी बैठी हुई थी। तब टीम के मन में और भी शक गहरा जाता है कि आखिर यह किसी और के बेटी के साथ
इस होटल के कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं। वहाँ विभाग में बताकर आया गया है कि बेटी के शादी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई और बेटी संदिग्ध रूप से इनके साथ बैठी हुई है। तब टीम डीएसपी साहब से कुछ नहीं पूछती, क्योंकि विभागीय जांच था, जांच एसपी साहब द्वारा बैठाया गया था। और सीधे टीम रिसेप्शन पर पहुंचती है और बोलती है कि जो डीएसपी साहब के साथ एक संदिग्ध लड़की बैठी हुई है, आखिर वह कौन है। तब जांच करने पर पता चलता है कि डीएसपी साहब के ही थाने में लगने वाला एक थाना, जहां की यह महिला एक पुलिस कांस्टेबल है। देखने में काफ़ी खूबसूरत, शायद इसलिए डीएसपी साहब का दिल आ गया हो और वक्त बिताने के लिए, रात बिताने के लिए डीएसपी साहब ने होटल मंदाकिनी को चुना हो। इस तरीके से पुलिस टीम के मन में शक गहरा जाता है और होटल मंदाकिनी में कहते हैं कि आपके पास जितने भी सीसीटीवी फुटेज हो आप पुलिस विभाग को सौंप दीजिए। तब पुलिस विभाग उस सीसीटीवी फुटेज को गहराई से जांच करता है। तब पता चलता है कि डीएसपी साहब और एक खूबसूरत महिला कांस्टेबल एक साथ होटल में प्रवेश किए हुए थे और उसके बाद तुरंत ही फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। इधर डीएसपी साहब के चेहरे में मास्क लगा हुआ था, उधर महिला कांस्टेबल ने भी फेस को बंद रखा था। लेकिन जब सीसीटीवी पर ये फुटेज आ जाता है, उसके बाद जो पुलिस सिपाही वहाँ पर गए हुए थे होटल पर, वह उस वीडियो को अपने मोबाइल में अपलोड कराते हैं और सीधे एसपी साहब के पास चले जाते हैं। और जब एसपी साहब इस वीडियो को देखते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है कि डीएसपी साहब शंकर कृपा कन्नौजिया ने छुट्टी लिया था अपने बेटी की शादी के लिए, लेकिन ये होटल में किसी और की बेटी के साथ बैठे हुए हैं। मतलब कि इन्होंने अपने फैमिली को ठगा है या कि उन्हें झांसे में रखा है। और इधर विभाग में भी गलत डिटेल देकर छुट्टी लिया गया है। अब इंतज़ार होता है कि होटल मंदाकिनी से ये लोग कब निकलेंगे। इसी इंतज़ार में पुलिस विभाग टीम होटल मंदाकिनी में डीएसपी साहब का इंतज़ार करने लगती है, आखिर वह कब आते हैं। लेकिन उससे ठीक एक दिन बाद जितना उन्होंने छुट्टी लिया था, यानी कि 7 जुलाई 2021 के दिन वह पुनः होटल से बाहर आ जाते हैं और अपने ड्यूटी पर आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक और वाक़यात होता है। जो डीएसपी साहब का वीडियो था वह कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है और हर जगह वायरल हो जाता है और बात इतना बढ़ जाता है कि यह लखनऊ शहर तक पहुंच जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी। अब लखनऊ के गलियारों से होते होते डीजीपी कार्यालय तक डीएसपी साहब का कारनामा पहुंच जाता है। तो लखनऊ में बैठे डीजीपी साहब के ऊपर दबाव आ जाता है कि डीएसपी की जांच की जाए। तब डीजीपी एसपी साहब को कहते हैं, आप इस मामले को वास्तविकता से गहराई से जांच कीजिए कि आखिर वास्तविकता क्या है। तब एसपी साहब आनंद कुलकर्णी इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एएसपी शशि शेखर सिंह को मामले को दे देते हैं और शशि शेखर मामले की पुष्टि कर देते हैं कि यह जो महिला कांस्टेबल है बीघापुर के एक थाने की है और डीएसपी साहब उन्हीं के साथ होटल मंदाकिनी में वक्त बिता कर आए हैं। जब मामले की पुष्टि हो जाती है तो डीजीपी फाइल को लोकल विभाग को दे देते हैं ताकि डीएसपी के ऊपर कार्रवाई की जा सके। इधर जब डीएसपी का ऐसा कारनामा देखा जाता है तो डीएसपी को निलंबित कर दिया जाता है और इधर जो महिला कांस्टेबल थी उनको भी अजीब लगता है कि मेरा वीडियो वायरल हो चुका है, तो वह भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाती हैं। उनके सेहत पर ज़्यादा कोई असर नहीं आता, वह पुनः नौकरी को ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डीएसपी शंकर कृपा कन्नौजिया के अंदर यह हादसा इतना गहरा गया कि वह डिप्रेस हो गए। तब एसपी साहब आनंद कुलकर्णी को लगा कहीं डीएसपी साहब आत्महत्या ना कर लें, क्योंकि जब ऐसे कारनामे हो जाते हैं तो व्यक्ति आत्मग्लानि फील करता है और आवेश में आकर कोई ऐसा फैसला ले लेता है। इसी बात का विशेष ध्यान देते हुए एसपी साहब आनंद कुलकर्णी डीएसपी साहब शंकर कृपा कन्नौजिया के साथ 2 पुलिस विभाग की टीम को हायर कर देते हैं। यही दोनों लोग डीएसपी साहब के साथ साए की तरह बनकर खड़े हुए थे। जब वे बाथरूम जाते थे तो बाथरूम पहुंच जाते थे, खाना खाते थे तो टेबल में बैठ जाते थे। इसी तरीके से साए की तरह डीएसपी साहब के साथ थे। और जो यह वाक़यात घटी थी, यह वाक़यात थी कोविड काल की, जब दुनिया लॉकडाउन में थी। तब डीएसपी साहब ने इस कारनामे को अंजाम दिया था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि आप ऐसे कारनामे ना करें कि आप समाज को मुंह ना दिखा पाएँ। मेरी कोशिश थी कि वीडियो बेहतरीन बने और शांति से बने, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा और आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाकर तैयार किया। आपको यह मेरा मेहनत कैसा लगा दिल से कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर चाहता हूँ कि एक लाइक और कमेंट आप ज़रूर करिए ताकि मेरा मनोबल लगातार बढ़ता रहे और मैं लगातार यूट्यूब पर आता रहूँ।